नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राज स्वागत करता हूं आप सबों का प्रयास सिविल सर्विसेज के यूट्यूब कक्षा पर। साथियों, जैसा कि आप सबों को ज्ञात है कि 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों की तैयारी पूरी हो गई थी या जो अभी भी तैयारी के दौर में है, उनके लिए मॉक टेस्ट देना अति आवश्यक हो जाता है। इसलिए हम उनके लिए एक वीडियो सीरीज की पूरी श्रृंखला ला रहे हैं, जिसमें 30, 50, 100 तथा 150 प्रश्नों की पूरी टेस्ट सीरीज ली जाएगी। और इसी श्रृंखला में आज का हमारा वीडियो हिस्ट्री सेक्शन से लिया गया है, जो कि 30 प्रश्नों का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। अगर आप देखें, पहला ऑप्शन है कदम्ब, दूसरा है चेर, तीसरा है चोल, चौथा है पांड्य और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए साथियों, चेर, चोल और पांड्य जो है, इनका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। संगम साहित्य जो है वो आपका संगम काल में जिसका संकलन हुआ है। अगर बात करें तो पांड्यों द्वारा ही इसका संकलन हुआ था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो कदम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो कदम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उनके जन्म, जैसे उनका जन्म, उनका ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। बात करें दूसरी सूची की तो इसमें सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी और कुशीनगर को दर्शाया गया है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति इन्हें बोधगया से हुई है, प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया है और इनका निधन वो है कुशीनगर में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था। वानभट्ट ने, चंद्रप्रदाय ने, हरिसेन ने या कालिदास ने। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो होगा कालिदास। वानभट्ट ने हर्षचरित लिखा है, चंद्रप्रदाय द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखाया गया है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है और कालिदास द्वारा कुमार संभवम, मालिका अग्निमित्रम, उसके बाद ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब जो है कालिदास की ये रचना है। अगर बात करें कुमार संभवम में किन किन बातों की चर्चा है, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुमार संभवम जो है, इसमें शिव और पार्वती के विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिकेय की उत्पत्ति का विवध वर्णन है। कालिदास को गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी जिन्हें कहा जाता था कि इन नवरत्नों में से एक माना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। क्या आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है, या राजनीतिक नीतियों के ऊपर, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजनीतिक नीतियाँ, क्योंकि कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य जिन्हें कि विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है ना, या चाणक्य भी कहा जाता है इनको, उन्होंने लिखा था। और इस पुस्तक में इन्होंने मौर्यकालीन राजनीतिक नीतियों के इतिहास की जानकारी दी है। अगर आप बात करें, इसमें 15 अधिकरण हैं, इसमें 180 प्रकरण हैं और लगभग 4000 श्लोक हैं। ठीक है साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो राजनीतिक नीतियाँ हो जाएगी। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। क्या राजगीर में हुई थी, रांची में हुई थी, पावापुरी में हुई थी, समस्तीपुर या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पावापुरी। देखिए, महावीर 72 वर्ष की आयु के जब थे तब उन्होंने अपना देह त्याग किया। महावीर कौन थे? वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है साथियों, सही उत्तर पावापुरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं।
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? क्या अशोक के काल में, कनिष्क के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में या हर्ष के काल में? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका 2, कनिष्क के काल में। देखिए, कनिष्क के शासन काल में गौतम बुद्ध को ही एक देवता का स्थान दिया गया था। इसी के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। कौन सा आयोजन? चतुर्थ बौद्ध संगति का। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन ये जो हुआ था आपका कुंडलवन में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महाबोधि का ही अर्थ है कि बोध का मतलब क्या होता है? बोध मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाना, है ना, किसी भी चीज़ के बारे में। तो महाबोधि, तो आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध को महाज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? देखिए, तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान सन 1398 में क्या किया था? दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसके आक्रमण के पश्चात 18 मार्च सन 1414 में खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खां, कब? सन 1414 में इन्होंने सैयद वंश की नींव रखी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2, सैयद वंश। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन नंबर 1 बलबन, ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक, या ऑप्शन नंबर 4 फिरोज तुगलक। पांचवा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, सल्तनत काल में तुगलक वंश का सुल्तान फिरोज तुगलक गुलाम रखने का शौकीन था, यानी ऑप्शन नंबर 4 शौकीन था। इन्होंने, आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने गुलामों के लिए एक विभाग भी बनाया था जिसका नाम था दीवाने बंदगान। ये कैसा विभाग था? ये गुलामों का विभाग था। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? क्या वो बहादुर शाह जफर थे, फर्रुखसियर थे, शाह आलम द्वितीय थे, या फिर फिरोज तुगलक थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो फर्रुखसियर हो जाएगा। देखिए, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने सन 1717 में, ठीक है, सन 1717 में एक फरमान जारी किया था अंग्रेजों के लिए व्यापार में मदद करने के लिए। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि फर्रुखसियर एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज जो है एक अंग्रेज डॉक्टर एडवर्ड स्टीफेंसन नाम था उनका, उन्होंने किया था। ठीक है, अगर बात करें तो अंग्रेजों द्वारा इस फरमान को एक नाम दिया गया है जिसका नाम है मेघना कार्य। मेघना कार्य का मतलब क्या पता है? महान अधिकार पत्र। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? क्या अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, या शेरशाह सूरी ने? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 फिरोज तुगलक। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात फिरोज तुगलक दिल्ली का शासक बना था। इसने अपने समय के 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया था। कितने? 24 कष्टदायक करों। ठीक है, इसके बाद क्या किया था इन्होंने? रोजगार दफ्तर भी खोला था इन्होंने।
ठीक है, रोजगार दफ्तर भी इन्होंने खोला था। महिलाओं एवं विधवाओं के लिए सहायता राशि भी दिया था इन्होंने, जैसे कि दीवाने खैरात का नाम दिया, क्या था, दीवाने खैरात। ये विधवाओं तथा महिलाओं के लिए एक सहायता राशि थी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा विकल्प 3 हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? सन 1857 के विद्रोह को, इसका पहला ऑप्शन है मीर तकी मीर, दूसरा है जोक, तीसरा है गालिब, चौथा है इकबाल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मीर तकी मीर जो थे वो तो मुझे लगता है कि वो 17वीं सदी से पहले के कवि थे। जोक थे वो तो और भी पुराने कवि थे। गालिब जो थे वो बिल्कुल 1857 के कवि रहे, क्योंकि ये जो थे वो बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम शासक हुए, मुगल शासक, इनके दरबार में ये कवि थे। तो सही विकल्प जो हो जाएगा गालिब हो जाएगा। इकबाल जो थे वो तो 20वीं सदी के कवि हैं। और ये किस प्रकार के कवि थे? तो उर्दू और फारसी कवि थे, कवि या बोले शायर थे। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजले खैराबादी या नवाब लियाकत अली? सन 1857 में विद्रोह जो हुआ था उसमें फैजाबाद जो है, फैजाबाद के कौन? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो थे ये फैजाबाद के थे, और इन्हें माना जाता है कि ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ठीक है, सन 1857 की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे तो सबका अपना अलग अलग रोल है, किंतु फैजाबाद के सन 1857 में मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो थे वो फैजाबाद के थे, और ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। ये इन्होंने अपनी शक्ति और साहस के लिए कई प्रमाण भी दिए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, क्या वो डियाज थे, वास्को डी गामा थे, अल्मीडा थे या अल्बुकर्क थे? तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्मीडा। सन 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये जो है वायसराय बनकर भारत आए थे। ऐसे पुर्तगाली उपनिवेश का अगर वास्तविक जो शक्ति धारा क्या बोलेंगे, वास्तविक संस्थापक जो थे वो उन्हें अल्बुकर्क को माना जाता है, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वो अल्मीडा होगा, क्योंकि यह प्रथम वायसराय बनकर भारत में आए थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव के बाद मोहम्मद रजा खान को बनाया था, सिताब राय को बनाया था, राय दुर्लभ को या सैयद गुलाम हुसैन को? इसका जो उत्तर हो जाएगा वो मोहम्मद रजा खान को हो जाएगा। देखिए इलाहाबाद की एक संधि हुई थी, वो कब हुई थी? सन 1765 में हुई थी, और शाह आलम द्वितीय से यह संधि हुई थी अंग्रेजों की। और इसमें इन्होंने क्या किया था कि समस्त बंगाल का क्षेत्र अपने संरक्षण में ले लिया था, और इसके लिए उन्होंने 2 उपदीवान बनाए थे। बंगाल के लिए उन्होंने मोहम्मद रजा खान और सिताब राय को, इनको बिहार का उपदीवान बनाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ये भी याद रखेंगे। लेकिन इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद रजा खान, और वो मुर्शिदाबाद के उपदीवान बनाए गए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पीला आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो देखिए पीला आयोग जो है वो इसका सही उत्तर होगा। पीला आयोग एक रॉयल कमीशन था। क्या था? रॉयल कमीशन। ये ब्रिटिश महारानी द्वारा नियुक्त किया गया था सन 1857 की जो विद्रोह था उसके पश्चात। इसकी नियुक्ति भारतीय फौज या सेना के नव संगठन की जांच के लिए 12 प्रश्नों के साथ नियुक्त किया गया था। और इसका कार्यकाल जो था अगर आप देखें वो था आपका सन 1858 से 1863 के बीच। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला आयोग। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष,
दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले या एस.एन. बनर्जी। जी.के. गोखले गोपाल कृष्ण गोखले का पूरा नाम है, ठीक है। तो कौन थे? वो गरम दल से संबंधित हैं। तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दल में बट गई थी, आपको पता होगा। सन 1907 में दो दल में बटा था। दो दल में एक गरम दल था और एक नरम दल था। तो गरम दल में जो शामिल थे उसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष को माना जाता है। इसलिए इसका विकल्प जो होगा वो सही होगा, अरविंद घोष। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले और एस.एन. बनर्जी, ये लोग जो है वो नरम दल के नेता हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन गुरु रामदास ने किया था, गुरु नानक ने किया था, गुरु राम सिंह ने किया था या गुरु गोविंद सिंह ने? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो विकल्प 3 हो जाएगा। कि देखिए कूका आंदोलन सन 1860 से 1870 के बीच का जो है यह आंदोलन चला था। अगर आप देखेंगे प्रारंभिक तौर में तो यह एक धार्मिक आंदोलन था ना, प्रारंभिक तौर पे ये क्या था? एक धार्मिक आंदोलन था। किंतु धीरे धीरे इसका जो बोलिएगा कि आप जो दीर्घकालिक जो महत्वाकांक्षा इसका हो गया वो हो गया अंग्रेज़ों से पंजाब की मुक्ति या अंग्रेज़ों से भारत की मुक्ति। और इसमें गुरु राम सिंह जो थे उन्होंने संगठित किया था, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ह्यूम या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो देखिए 26 जुलाई 1876, ठीक है, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से भारत संघ की या आप बोले इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में। आप याद रखेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किनके साथ? आनंद मोहन बोस। एक और नाम आपको याद रखना है, आनंद मोहन बोस। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? क्या गणेश अगरकर ने की थी, क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी या फिरोज शाह मेहता ने की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। ये कब हुआ था? सन 1886 में हुआ है, अगर आपको मैं तिथि याद दिला दूँ तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तिथि बताइए आप। क्या 15 अगस्त 1905 में हुआ था, 15 सितंबर 1905 में हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था या फिर 15 नवंबर 1905 में हुआ था? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इसका जो उत्तर होगा वो होगा 16 अक्टूबर 1905 है। देखिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 को, ठीक है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। घोषणा कब की गई थी इसकी तिथि को आप याद रखेंगे। घोषणा और प्रभावी दोनों अलग है। घोषणा आपका 20 जुलाई 1905 में ही हो गई थी, लेकिन यह प्रभावी जो है वो आपका 16 अक्टूबर 1905 से हुआ, ठीक है। इसका वास्तविक जो कारण था वो था बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को तोड़ना था। इसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे या गोपाल कृष्ण गोखले? तो साथियों बाल गंगाधर तिलक मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि ये गरम दल के नेता थे, ठीक है, बाकी जो है वो नरम दल के हैं। तो यही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है हमारा कि जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या की? आपको पता है 13 मार्च 1940 को किन्होंने? उधम सिंह ने लंदन में जा करके जनरल डायर की गोली मार करके हत्या की थी। जनरल डायर कौन थे? इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली मारने का आदेश दिया था, ठीक है, जघन्य अपराध किया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी ने या सत्येंद्रनाथ बोस ने? तो इसका तो उत्तर
हम सबको पता है कि महात्मा गांधी ने किया था। अगर मैं बात करूं तो 8 अगस्त 1942 को, कब 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जिसमें पहली बार गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? जैसे देखिए साथियों, मैंने अभी आपको बताया कि गांधी जी ने दिया था, पर इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत पढ़ लीजिए कि करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने तो दिया था, और बम्बई का ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था यहीं से। इस आंदोलन को आम जनता स्वयं संचालित कर रही थी, क्योंकि आंदोलन के प्रारंभ में ही लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इस आंदोलन में सहभागिता तथा सक्रियता का अनुमान इसी में लगाया जा सकता है कि कई स्थानों पर स्वयं जनता शासन का संचालन कर रही थी, तो यह काफ़ी महान भावना है। चलिए इसके आगे देखते हैं। 26वां नंबर प्रश्न है हमारा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? जापान में की गई थी, वर्मा में की गई थी, सिंगापुर में की गई थी या इंग्लैंड में की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, स्थापना किन्होंने किया था? तो स्थापना किया था आपका रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के द्वारा स्थापना की गई थी, और सुभाष चंद्र बोस को इसके सर्वोच्च सेनापति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति के रूप में। इनको सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? आपको पता होगा कि सीधा सा 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। क्यों दिया था? सैंडर्स की हत्या और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के जुर्म में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गई थी। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड एटली, स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्लीमेंट एटली या सर पी लॉरेंस? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सर पी लॉरेंस। देखिए, भारत की समस्याओं का समाधान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 16 फरवरी 1946 को, ठीक है, 1946 को क्या कहता है, कैबिनेट मिशन की घोषणा की थी और भारत भेजने के लिए। इस मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री थे, सर पैंथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर सम्मिलित थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इस कमीशन के अध्यक्ष थे, इसलिए इसका सही उत्तर जो विकल्प 4 हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल ने, M.K. गांधी ने, भगत सिंह ने या S.C. बोस ने? इन्होंने दिया था, तो सबको क्या था, यह भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा शहीद भगत सिंह द्वारा ही दिया गया था। ऐसे कहते हैं कि इस शब्द के सर्वप्रथम प्रयोक्ता मोहम्मद इकबाल थे, परंतु इस नारे के रूप में जो प्रचलित किया है उसका श्रेय भगत सिंह को ही जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल? कौन सा युग है, क्या आपको पता है? मौर्य होगा, कुषाण होगा, गुप्त होगा या पाल होगा? कब का है? इसका जो सही उत्तर है वो है गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, विकल्प नंबर 3 अगर मैं आपको बता दूं कि 5वीं सदी में हुई थी, लेकिन इसको 1193 में इसको ध्वस्त कर दिया गया था, है ना, 1193 में ध्वस्त कर दिया गया था। साथियों, ये था हमारा 30 प्रश्नों का सीरीज। आश्वस्त हूँ आप सबों को अच्छा लगेगा। आप लोग इसकी मदद से अपनी तैयारी को एक धार देने में आपको मदद मिलेगी। आगे भी हमारी सीरीज जारी रहेगी। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।